हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हमारे साथ हैं इंसाफ अली सर एंड जगदीप सिंह सर, और इनसे हम बात करने वाले हैं नीट 2024 की स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि इंसाफ सर और जगदीप सर नीट के एक सब्जेक्ट बायोलॉजी के महारथियों में गिने जाते हैं गाइज। और जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है यार कि दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, दिवाली का जश्न खत्म हो चुका है और उसी के साथ साथ छठ पूजा भी खत्म हो चुकी है। तो अब यहां पर बचे हैं हमारे पास एग्जैक्टली 5 मंथ्स, और इन 5 महीनों में नीट 2024 को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, बायो से रिलेटेड और भी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का वेलकम करना चाहूंगा सर, वेलकम टू द वीडियो। एंड सबसे पहला सवाल सर इंसाफ सर मेरा आपसे है कि दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, छठ पूजा फिनिश हो चुकी है, बच्चे अब जो है अपनी पढ़ाई के रिजीम में, रूटीन में धीरे धीरे वापस आना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा घर का एक अटैचमेंट सा बच्चों को लगता है, जो बच्चे घर जाकर के वापस आ रहे होते हैं। जो बच्चे यहीं रुक करके पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई का फ्लो थोड़ा सा ब्रेक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि भाई सब लोग मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन इस रूटीन को ब्रेक करके अपने रेगुलर रूटीन में आने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, दिवाली के बाद किस तरीके से बच्चों को अपनी पढ़ाई को फुल फ्लो में वापस शुरू करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गाइडेंस प्लीज। बिल्कुल आकाश, इसमें मैं उन दोनों तरह के बच्चों की बात करूंगा जो कि नीट पे घर गए थे और जो यहीं पर थे। दोनों तरह के बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नीट पे घर गए थे बच्चे, अच्छी बात है, अपने पेरेंट्स से मिले, अपने फ्रेंड्स से मिले, थोड़ा फ्रेश हो गए और अब नए मूड से वो अपनी पढ़ाई को वापस करेंगे। और जो बच्चे यहीं थे, कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग रही थी कि जो बैकलॉग उनका हो गया था बाय द वे किसी वजह से, तो उनको वो कवर कर रहे थे। तो दोनों ही तरह के बच्चों को कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि अब दिवाली के बाद अब हमारा पढ़ाई का समय आ गया है। पढ़ाई का समय वो समय आ गया है जिसमें हमें सीरियस हो जाना चाहिए कि अब नीट आने ही वाला है। क्योंकि अगर ये चीज़ हम जनवरी तक धकेल देंगे तो जनवरी के बाद एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि टाइम कम है हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को इस लेवल पे ले जाएं कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और हम हमारी स्टडी को प्रॉपर वे में करते रहें। मैं यहाँ बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि एक आपको वैसे तो अनअकैडमी की तरफ से एक डायरी मिली है जिसके अंदर सारे टॉपिक्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हैं वो आपके सामने हैं। उस पर आप टिक मार्क लगाइए। उस पर आप ये अपना डिसाइड कर लीजिए कि यार ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है, इसको मुझे अगर मैं रिवाइज करूंगा तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवाइज करूंगा। यहाँ मुझे थोड़ा वीक टॉपिक है जिसको एक बार रिवाइज करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने बिल्कुल अभी मुझे आता बहुत कम है, ठीक है मैंने क्लास में तो पढ़ लिया लेकिन अभी मेरी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको पहली प्लानिंग तो ये कर लेनी चाहिए कि यार इन तीनों में से मुझे अपना कौन सा परफेक्ट है, कौन सा मुझे मॉडरेट है और कौन सा बहुत वीक है। तो जो वीक टॉपिक है उसको लेकर उसे अभी से ही दोबारा से उसको तैयार करने की जरूरत है। टीचर्स हमेशा बच्चों के साथ हैं। वो जो भी टॉपिक वीक है उसे दोबारा पढ़ना चाहे टीचर से मिल सकते हैं, अपना जो भी उसके अंदर कंसेप्चुअल उसको दिक्कत आ रही है उसे वो सॉल्व कर सकते हैं और उसके साथ साथ उस टॉपिक को अगर वो कवर करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। यहाँ ये बात मैंने आपको कही कि सारे टॉपिक सामने भी आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम हमारी प्रिपरेशन करते रहते हैं। अब नीट के 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, पता लगा यार 3 टॉपिक तो हमने अभी देखे ही नहीं तो फिर एक अलग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो वो सिचुएशन हमें नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप साल भर पढ़ते हैं, आपको एक लेवल का जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए वो लास्ट तक मेंटेन रखना है। और आपके जो बहुत प्यारे प्यारे टीचर्स हैं आपके, वो सब आपके साथ ही हैं बच्चों। तो अब आपको जब टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे तो उनकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। जो वीक है उनको आपको पहले ले लेना है, जो मॉडरेट है उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पढ़ने के साथ, थ्योरी पढ़ने के साथ, और साथ के साथ में हमें जो पहले से अच्छे से आता है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो अगर हम इस तरह से अपनी प्लानिंग को करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम, अगर ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे कर पाऊंगा इसको, क्या होगा, बच्चों अगर आप एक दिन में 2 घंटे भी उसको देते हैं, उस टॉपिक को देते हैं, तो महीने में आपके 30 में 60 घंटे होते हैं। आपकी प्लानिंग उस वे में होनी चाहिए। आप ब्रॉड सोचिए, आप क्यों एक दिन के 2 घंटे को लेके सोचते हैं? अरे आप तो एक महीने का सोचोगे तो 60 घंटे उस टॉपिक को दे सकते हैं आप, बल्कि उन टॉपिक्स को दे सकते हैं जो आपके वीक रह गए हैं, और 60 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता।
तो यहाँ जैसे मान लीजिए आप दिन में 7 घंटे पढ़ते हैं, तो 7 घंटे को आपने डिवाइड कर लिया है कि मेरे 5 घंटे करंट पोर्शन में जाने चाहिए, 2 घंटे मेरे रिवीजन में जाने चाहिए। बच्चों एक बात मैं और क्लियर कर दूं, आज जो आप क्लास में पढ़ के गए हो आपको लगता रहता है कि यार मुझे आता है, लेकिन 2 महीने बाद वही आपको पढ़ना है, तब कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको चाहिए कि करंट पोर्शन को मैक्सिमम टाइम दीजिए। करंट पोर्शन जो आज का हुआ है उसको इतना अच्छा कर लो कि रिवीजन में मुझे कम से कम टाइम लगे। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो पीछे वाले पे ज्यादा लगे रहते हैं और जो आज हुआ है उसको सोचते हैं कि यार मुझे आता है, क्योंकि वो आज पढ़ा है तो उनको लगता है ऐसा। कहीं ना कहीं बैकलॉग निपटाने के चक्कर में वो अपना प्रेजेंट वाला पार्ट चल रहा है उसको भी बैकलॉग में ही काउंट करवाने लग जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आकाश आप जानते हैं, हम कहते हैं ना कि प्रेजेंट अगर अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हमें आज का इतना परफेक्ट करना है कि फ्यूचर में उसे जब मैं रिवाइज करूं तो मुझे कम से कम टाइम लगे। और बच्चों एक चीज और मैं आपको यहाँ ऐड करूंगा कि आप अपने जैसे बायोलॉजी स्पेशली मैं उसकी बात करूं तो वहां पर आप एनसीईआरटी, आपके नोट्स, आपके मॉड्यूल्स जो भी हैं इनको आप एक जगह श्रिंक करिए, क्योंकि आप 50 जगह जाके नहीं पढ़ सकते चीज़ों को। आपको ऐसा कर लेना है कि यार मैं इस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ूंगा, जो चीज़ें वहां नहीं है मैंने ऐड कर रखी है उसी में, तो अगर उसे पढ़ूंगा तो मैं कंप्लीट टॉपिक को तैयार कर पाऊंगा। बिल्कुल। बाकी की और आगे की जानकारी जगदीप सर भी देंगे। जगदीप सर वंस अगेन मैं वापस से जो अगला सवाल पूछने वाला हूं वो आपसे होने वाला है डेफिनेटली। तो सर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है नीट को लेकर के, कहीं ना कहीं मुझे जब मैं बेसिक चीजें देखता हूं तो मुझे लगता है कि भाई फिजिक्स कैलकुलेटिव पार्ट है, प्लस थोड़ा बहुत उसमें माइन्यूट थ्योरी वाला पार्ट आता है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शंस हो गई, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गए, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वहां से केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बन के आती है। और फिर अगर स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री में जाएं तो कुछ न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट भी वहां आता है। तो मतलब केमिस्ट्री मिक्सचर है सारी चीजों का। लेकिन बायो या बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम और ह्यूज अमाउंट ऑफ थ्योरी होती है। तो इन 5 महीनों में क्या एक स्ट्रेटजी रहना चाहिए बच्चे का, थ्योरी वो किस तरीके से कवर करे? अगर स्पेसिफिकली बायो की बात करें, या ये कहिए कि भाई 5 महीने की बात नहीं करते हैं, आने वाले टाइम में जब तक उसका पेपर नहीं हो रहा है उस टाइम तक उसे बायो को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे चैप्टर बाय चैप्टर उसको चीजें चलानी चाहिए? क्योंकि अभी इंसाफ सर ने बताया कि भाई आप इजी, मॉडरेट और टफ 3 कैटेगरीज में अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो किस तरीके से बच्चा जो है इन 5 महीनों में इस स्ट्रेटजी के साथ जो थ्योरी को कवर करे वो प्लीज एक बार गाइड कीजिए। बिल्कुल। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू आकाश। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आकाश की केमिस्ट्री अच्छी है इनकी बातों से मुझे लग रहा है नहीं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर जब बात आती है ना बच्चे, तो हर किसी को लगता है कि यार थ्योरी है और रटा ही जाता है बायोलॉजी को, जो कि बिल्कुल एक रॉन्ग डायरेक्शन है। एज ए बायोलॉजी टीचर अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको ये समझना है कि बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट है, पूरी लिविंग को समझा रहा है, तो उसे एक किताब के अंदर सीमित करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो आपको एनसीईआरटी की बुक में लिख के दिया गया है, वो टेक्स्ट बुक लिखी गई है, तो उसमें बेसिकली पूरी जानकारी नहीं है। मैं पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ, है ना, किसी भी टॉपिक के बारे में उन्होंने केवल वो जानकारियां दी हैं जो लेटेस्ट स्टडीज होती हैं। वरना आप सेल बायोलॉजी की अगर बुक आप मार्केट से खरीदने जाएं, आप बोलें कि भाई सेल बायोलॉजी की रेफरेंस बुक चाहिए, आपको मोटा ग्रंथ मिलेगा, कब से शुरू हुई है स्टडी और आज तक क्या चल रहा है, वो पूरी जानकारी मिलती है। लेकिन आज अगर एनसीईआरटी की बात करें तो वो टेक्स्ट बुक है, उसमें केवल क्या निचोड़ है कि भाई आज क्या हो रहा है, बच्चे को आज बेसिकली सेल के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि 11th और 12th की एनसीईआरटी में पूरी बायोलॉजी की जानकारी नहीं है। वो हमारी सिलेबस बुक है, जो हमारे पेपर में आने वाला है, केवल उतना ही हमें करना है। तो पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना कितना है, अमाउंट ऑफ मेरी स्टडी जो है, मटेरियल है, वो कितना होना चाहिए। कि मैं हमेशा क्लास में एक एग्जांपल लेता हूं कि आप मार्केट से जब रसगुल्ले खरीद के लाते हैं या गुलाब जामुन खरीद के लाते हैं, तो चाशनी एक्स्ट्रा आती है साथ में, लेकिन हम उसे नहीं खाते, उसे नहीं पीते। हम केवल चाशनी उतनी लेते हैं जो गुलाब जामुन में, रसगुल्ले में मिठास के लिए जरूरी होती है। तो वही बात यहां पर है कि हमें उतना पढ़ना है जो हमारे मेडिकल कॉलेज तक जाने के लिए इंपॉर्टेंट हो। बच्चा क्या करता है, यहाँ पर एनसीईआरटी की किताब को पढ़ने बैठता है, नोट्स बनाता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वो कॉपियां भर लेता है, लेकिन लास्ट में जैसा इंसाफ सर ने बोला, उसके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसे समझ ही नहीं आता कि मैं रिवीजन कहाँ से करूँ। आप ये किताबें खरीदिएगा, बहुत सारी पढ़िएगा, लेकिन कॉलेज में जाके, क्योंकि वहाँ आपको 5 साल रहना है। यहाँ केवल आप एक ट्रांजिशन फेज में है। 11th और 12th की एनसीईआरटी को आपने कवर करना है, पेपर सॉल्व करना है और कॉलेज में जाना है। जिंदगी आपकी वहाँ से बननी है, कोटा से आपको कभी डिग्री नहीं मिलेगी, ये पहले आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को क्लियर कैसे करना है, जो सिलेबस में है उसको कैसे क्लियर करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं ना आज एक एग्जांपल लेता हूँ एज ए बायोलॉजी टीचर, क्लासिकल बॉटनी और मॉडर्न बॉटनी। मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसे बायोलॉजी से समझिए। क्लासिकल बायोलॉजी
और मॉडर्न बायोलॉजी, दोनों को आप अलग अलग पढ़िए। दोनों को पढ़ने का जो अप्रोच है वो अलग है। जैसे मॉडर्न में हम आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जेनेटिक्स की बात कर लूँ, सेकंड चैप्टर है एमबीआई, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर है ना। मैं इवोल्यूशन का जो लास्ट वाला पोर्शन है जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, वो वाला पोर्शन। प्लांट फिजियोलॉजी की मैं बात कर लेता हूँ, या फिर जब हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो उसमें जो उन्होंने उसके तरीके दे रखे हैं कि बैगिंग करना, इमैस्कुलेशन करना, ये सब मॉडर्न के तरीके हैं। इनमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट भी लगते हैं, लेकिन जो क्लासिकल बॉटनी है, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी का जो सक्सेशन वाला पोर्शन पहला दूसरा चैप्टर है, उसमें जो है सो है, उसे आप बदल नहीं सकते। जिसका जो एग्जाम्पल है वही रहेगा, उसे आप बदल नहीं सकते, मतलब वह फैक्ट है। तो बायोलॉजी दो तरीके से, दो अप्रोच से चलती है, एक फैक्ट से चलती है और दूसरा कॉन्सेप्ट से चलती है। तो सबसे पहले तो आप ये टारगेट डिसाइड करिए कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे फैक्चुअल तरीके से लेना है, और कौन से चैप्टर वो हैं जिनको मुझे कॉन्सेप्चुअल तरीके से लेना है। एक तो ये अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा, बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लेता है इंसाफ सर, उसे ये पता ही नहीं होता कि इस पूरे चैप्टर में से कौन सी लाइनें हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं पता है। उसे ये लगता है कि पूरा ओवरऑल मुझे आता है। मेरे सामने बच्चा खड़ा कर दो, मैं पूछूंगा यार ये चैप्टर तेरा तैयार है, वो कहता है हाँ जी सर। मैं कहता हूँ सुन लूं, वो हंसेगा, ये सर सुन तो लो, लेकिन अगर कुछ ना आए तो प्लीज डांटना मत। ये उसका जवाब होता है। क्यों जवाब होता है? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि इस 8 पेजेस के चैप्टर के अंदर कौन सी लाइन, कौन सा वर्ड ऐसा है जो मुझे नहीं आता। सबसे पहले तो उसे पहचानना जरूरी है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? सर ने जैसे आपको बताया कि आप इजी, मीडियम और टफ, ये तीनों कैटेगरीज के अंदर चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए। अब फॉर एग्जांपल आप इजी चैप्टर के क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। आपने टारगेट लिया 1.5 घंटे का कि 1.5 घंटे में मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा, क्वेश्चन भी लगाऊंगा, 100 क्वेश्चन लगाऊंगा, चैप्टर भी पढ़ूंगा। तो शुरू का जो आधा घंटा है आप फास्ट रिवाइज करिए चैप्टर की थ्योरी को एनसीईआरटी से, लेकिन पेंसिल हाथ में रखिए। पढ़ते टाइम आप जब लाइनें पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। अगर कोई लाइन में आप फंस गए हैं, रुकिए मत, वहां उस लाइन पे क्रॉस लगाइए, नेक्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ते जाइए, फिर से जिस लाइन या वर्ड पे फंस गए हैं, रुकिए मत, क्रॉस लगाइए, आगे बढ़ जाइए। पूरा चैप्टर आप आधे घंटे में कवर कर देंगे और आपके सामने सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है? अभी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाइए आप। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं इस सीट पे बैठ के ऑन रिकॉर्ड कि बच्चा जब उस चैप्टर के वो 100 क्वेश्चन लगाएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उसके गलत होंगे वो उसी पोर्शन के होंगे जहां पर उसने क्रॉस लगाया, क्योंकि वही पोर्शन है जो उसका कवर नहीं है। अब आपको उसी पे काम करना है। उसमें काम करने में हेल्प किसकी लगेगी? टीचर की। आप उन लाइंस को तैयार कर लीजिए, टीचर के पास बैठिए, टीचर से उन लाइनों को सीख लीजिए और फिर अगले चैप्टर पे रिवीजन के लिए चले जाइए। लेकिन एनसीईआरटी में जिन लाइनों पर आपने मार्किंग करी है ना क्रॉस वाली, उसको हटाइए मत, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम में ये दोबारा सेकंड टाइम रिवीजन में आएगा ना, तो उस टाइम ये चेक कर लेना कि ये लाइनें आपकी तैयार हैं या नहीं है। और उस दिन आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर तो आपके लिए ईजी था। आपको केवल वो लाइनें, वो वर्ड्स याद करने हैं जो आपने उस दिन क्रॉस लगाया था। ये होना चाहिए बेसिक तरीका। इससे क्या कि आपका एक चैप्टर नीट तक जाते जाते, आज से भी अगर लगो तो कम से कम 4 बार रिवाइज हो जाएगा, 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। और बच्चा गलती कहां करता है? क्वेश्चन करता है 100, 70 ठीक कर लिए, 20 उसने गलत कर दिया, 10 उसने छोड़ दिए। भाई साहब को लगता है कि हाँ भाई मेरा हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है कि जो 30 क्वेश्चन आपने, 20 आपने गलत किए और 10 आपने छोड़ दिए, उनको आप थ्योरी से खुद मैच करिए कि मैंने गलतियां क्या कर दी हैं। क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है ना वो ऐसा डिजाइंड है, बच्चा जो गलतियां करता है ना वो हमेशा याद रखता है। और जिन क्वेश्चंस में आपने गलतियां की हैं और खुद ढूंढी हैं, वो अगर मेन एग्जाम तक भी आपको मतलब आ जाती हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको भूलेंगे नहीं। आपको पता रहेगा कि यार ये पिछली बार मैंने गलती कर दी थी, इस बार मुझे गलती नहीं करनी। गलतियां ऐसे सुधारी जाती। तो इस तरीके को थोड़ा अपनाइए आप, और मुझे लगता है कि ये अप्रोच अगर आप रखेंगे तो बहुत जल्दी अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट तैयार भी कर लेंगे। तो यार 2 क्वेश्चंस में बहुत सारी गाइडेंस हमें यहाँ मिली। पहली इंसाफ सर की तरफ से कि भाई इजी, मीडियम और टफ 3 कैटेगरीज में अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। उसके बाद जो मुझे जो ज्ञान यहाँ मिला वो ये है कि भाई क्लासिकल बायोलॉजी और मॉडर्न बायोलॉजी 2 तरीके से बायोलॉजी को डिवाइड करते हैं। क्योंकि अभी तक सर मुझे यही पता था कि भाई जूलॉजी और बॉटनी ये 2 सब्जेक्ट होते हैं बायो के अंदर, और बस इन्हीं में पूरी बायो सिमट जाती है। मॉडर्न में एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे आते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस को कैसे भी घुमाया जा सकता है। ठीक है। क्लासिकल में तो फैक्ट है, वही रहेगा। जी जी जी। जो है सो है, उसको बदल नहीं सकते आप। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्लासिकल के होते हैं। ओके। तो यार देखो ये ज्ञान मुझे भी मिला है, तो आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज पता होगी क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट को बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो जो दोनों चीजें हमने अभी बात करी उन पे बिल्कुल अमल कीजिए गाइस। बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया गया है इन दोनों बातों में आपको। सर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चा जब इस फेज में होता है, जब पढ़ाई कर रहा होता है, लास्ट का जो टाइम आता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक चीज जो है बहुत ज्यादा स्ट्राइक करती है कि हमारे जो रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं उनके अलावा
लास्ट टाइम में एक बढ़िया सी कोई टेस्ट सीरीज निकल के आ जाए जो मेरे पूरे हुए कोर्स को, जिसको हम कई बार मेजर टेस्ट सीरीज भी बोलते हैं, जिसमें हम पूरा कोर्स बच्चे को हर पेपर के अंदर करवाते हैं। तो वो जो कोर्स है सर, या वो जो टेस्ट सीरीज है, वो किस तरीके से बच्चे को करनी चाहिए? क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान आने वाला है आने वाले वक्त में, या क्या हम कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई बच्चे को टेस्ट सीरीज यहीं मिल जाए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल पिछले साल भी आना शुरू हो गए थे इस टाइम तक, और अभी भी रेगुलरली जब भी बच्चे मिलते हैं तो यही प्लानिंग चल रही होती है कि भाई मेरा कोर्स इस टाइम तक पूरा हो जाएगा, यहां तक मैं ये कर लूंगा, यहां तक मेरा ये चीज हो जाएगी, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा या टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना शुरू कर दूंगा, या तो फिर एक बुक ले आऊंगा कि भाई उसमें पुराने टेस्ट पेपर्स हैं उनको मैं अटेम्प्ट करना शुरू कर दूंगा, जिन्हें हम आजकल PYQs के नाम से जानते हैं। तो क्या प्लान रहेगा सर? बिल्कुल आकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए कि जो कुछ भी उसने पढ़ा है उसका वो देखे कि उसने कितना पढ़ा है, कितना उसे आता है, और इसका पता उसे क्वेश्चन से ही लगता है। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसे ये बातें समझ में आती है कि यार ये चीज़ मेरा कंसेप्ट यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ वीक है, और वो उन चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर पाता है। जैसा अभी जगदीप सर ने भी कहा कि जो चीज़ें क्वेश्चंस में गलत हो जाती हैं वो फिर हमें लाइफ टाइम याद रहती है। अगर हम उसे दोबारा से रिकॉल करते हैं अपनी थ्योरी पे जाके कि यार ये कहाँ से लिया गया था, कौन सा पार्ट है, तो फिर वो हमें लाइफ टाइम याद रहेगा। बच्चों, यही स्ट्रेटजी आप जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब भी होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बच्चों की अक्सर आदत होती है कि अपने एक फिंगर उस जगह रखते हैं, उस पेज पे रखते हैं जहां पर आंसर की होती है। जो क्वेश्चन नहीं आता तुरंत आंसर देखते हैं कि यार इसका, ऐसा नहीं करना। आपको आंसर नहीं देखना है, आपको पहले ये देखना है कि क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया, और उसकी रिलेटेड थ्योरी पे जाके उसे आपको कंसल्ट करना है कि ये एनसीईआरटी के किस पार्ट से दिया गया है। एनसीईआरटी आपके मॉड्यूल में है, सर के नोट्स में, जहां भी है वो आपको पता ही है, आपने पढ़ा है, तो एक बार उसे कंसल्ट कीजिए, फिर आप उसका आंसर मार्क कीजिए, फिर आप आंसर की देखिए। अगर आपने ये प्रैक्टिस की है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर क्वेश्चन के साथ में, तो वो क्वेश्चन आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल। यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है। हमारे एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसका रिजल्ट हमें मिले। हम ऐसे एफर्ट्स ना करें कि लगातार एफर्ट्स करते जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट में कन्वर्जन नहीं आ रहा है। और रिजल्ट का पता लगता है जब हमें यहाँ पर माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरा नीट में किस तरह का स्कोर रहेगा। और ये टेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार मुझे बायोलॉजी को कितना समय देना है, फिजिक्स को कितना समय देना है, मुझे केमिस्ट्री को कितना समय देना है। ये बच्चों को तभी पता लग पाता है जब उसे वो फेस करता है एग्जाम की तरह से अपने माइनर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में। तो बच्चों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनअकैडमी आपके लिए पूरी तरह से तैयार है इस चीज़ के लिए। यहाँ पर आपके माइनर टेस्ट तो होंगे ही सही, एज वेल मेजर टेस्ट सीरीज भी होगी, जो कि हम आपके सिलेबस कंप्लीशन के बाद में प्लान कर रहे हैं, और वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। एज वेल ऑल इंडिया लेवल पर भी एक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेके आ रही है, और वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से ही पुकारी जाएगी। वो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, और बच्चों का अल्टीमेट टारगेट यही है कि मुझे प्रैक्टिस मिलना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाना चाहिए, मैंने कितना पढ़ा है वो मुझे समझ में आना चाहिए। तो आकाश, मैं बच्चों को अपने चैनल के इस माध्यम से ये अवगत करवाऊंगा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध रहेगी, और यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर माइनर और मेजर टेस्ट आपके होंगे ही सही, तो वहां से आपको पता लगता रहेगा कि आप कितना कर रहे हैं। एक और सवाल जो आप लोगों का रहता है, उसका भी जवाब आप लोगों को यहाँ मिल चुका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और हम रुख करते हैं जगदीप सर की तरफ। जगदीप सर, लास्ट ईयर का जो मुझे कट ऑफ थोड़ा याद है, वो 610 615 इसके आसपास का कहीं कट ऑफ रहा था, राइट? तो वो बच्चे अपना फ्यूचर बना चुके हैं, लेकिन अभी इस साल जो बच्चे हमारे साथ टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, जो आगे आने वाले टाइम में भी टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी लगाएंगे बच्चे, और आप लोगों की गाइडेंस उनके साथ हमेशा रहने वाली है। तो सर, मेरा सवाल यह है कि जो बच्चे अभी आज के टाइम में 400-450 के आसपास का स्कोर कर रहे हैं, 470 के आसपास का स्कोर कर रहे हैं, मतलब वो 400 to 500 वाली रेंज में जो बच्चे स्कोरिंग कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपना गेम अप करना पड़ेगा, ताकि वो 600 या 600 के प्लस का स्कोर ला सकें। तो ये क्या प्लान रहना चाहिए अगले आने वाले टाइम में? किस तरीके से बच्चा अपने स्कोर को बूस्ट कर सकता है? क्या स्ट्रेटजी उसको अपनानी चाहिए?
क्या ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है? ये सारे सवाल जो हैं बच्चों के मन में दौड़ते रहते हैं, बार बार हर दिन हर रात गूंजते रहते हैं, जो कि नीट एस्पिरेंट्स से मैं मिलता हूं उनसे पता चलता रहता है। तो सर इस पे कुछ गाइडेंस दीजिए कि क्या करना चाहिए बच्चे को। हाँ बिल्कुल। पहले मैं ये बात बताने से पहले दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके क्वेश्चन में जो थी और बच्चे के माइंड में चलती हैं। पहली, हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले तो ये क्लियर कर लो कि नीट क्लियर करने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसका 50% कवरेज होता है पूरे में। 720 में से 360 नंबर का पेपर बायोलॉजी का है। जी बिल्कुल। तो नहीं शब्द तो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दो। मैं कारण बता देता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में जितने भी आप लिविंग के कैरेक्टर्स बताते हैं ना बच्चे, वो नहीं होना नहीं होता, होना ही होता है। अगर आकाश आज पहली बार मुझसे मिला और मेरे को नहीं जानता और आप मुझसे पूछिए कि सर आप क्या करते हैं, पूछिए एक बार आप, सर आप क्या करते हैं, और अगर मैं बच्चे को इनको जवाब दे दूं कि यार मैं वकील नहीं हूं, तो इनका क्वेश्चन एज इट इज है अभी भी कि आप हो क्या। गेटिंग ए पॉइंट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसमें नहीं शब्द है ही नहीं कहीं। नहीं होना करेक्टर नहीं है, होना ही करेक्टर है। पहले तो ये क्लियर कर लो आप। तो नहीं वाला शब्द तो दिमाग से निकाल दो, आपकी हो नहीं सकता, एक चीज। दूसरा, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे प्रेशर में होते हैं कि यार मैं स्लो हूं, वो बच्चा जल्दी आंसर देता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि रेस तो कछुआ भी जीतता है, तो आप ये ध्यान रखिए। खरगोश बनना जरूरी नहीं है रेस जीतने के लिए, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। तो रेस कहीं है ही नहीं, है ना? तो आप कछुए हैं, लेकिन आपको रहना क्या है, कंसिस्टेंट रहना है। सिंपल सी बात है, आप जल्दी कर पाएंगे चीज़ों को। एक तो ये बात। दूसरी बात जो इन्होंने नंबर्स की कही, आपको मैं बताऊं 3 तरह के बच्चे हमेशा मैं क्लासरूम में देखता हूं जो प्रेशर में रहते हैं। पहले, नंबर आ रहे हैं 660 प्लस 670 के अराउंड, वो प्रेशर में होते हैं कि यार मेन एग्जाम में नंबर ना डाउन हो जाए। दूसरा, लास्ट ईयर वो बिल्कुल कांटे की टक्कर पे थे भाई। 605 पे अगर मोपा राउंड में 600 पे अगर कॉलेज मिल रहा है, 610 पे मिल रहा है, 615 पे मिल रहा है, तो उनके नंबर 590 थे। 10 या 15 नंबर के डिफरेंस से वो रह गए। वो उस टाइम पे प्रेशर में है कि इस बार भी ऐसा ना हो जाए। तीसरा बच्चा जो सबसे ज्यादा प्रेशर में है वो है जो 300 से कम नंबर ला रहा है टेस्ट के अंदर, और उस ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा या उसका इंटरेस्ट नहीं है, सब चीजें हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी कंडीशंस हो गई हैं, एनवायरमेंटल हो गई हैं, या उसके साथ कोई हेल्थ इशू हो गया कि वो उतना प्रॉपर से कवर नहीं कर पाया चीज़ों को और उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे उसके। तो उस पर 2 तरह का प्रेशर है, खुद का प्रेशर और दूसरा पेरेंट्स का प्रेशर कि बेटा तेरे नंबर तो आ नहीं रहे, करेगा क्या। तो ये तीनों ही प्रेशर आपको अपने माइंड में पॉजिटिवली लेने, नेगेटिव नहीं लेने। पहली चीज़, इसका कारण बता देता हूँ। मैंने ऐसे बच्चे भी अपने जीवन में देखे, शायद इंसाफ सर भी इस बात से रिलेट करेंगे, कंसिडर करेंगे इस बात को, जिनके माइनर्स में 650 प्लस आते रहे हैं, लेकिन मेन एग्जाम में प्रेशर नहीं झेल पाए वो जाके, और घबरा गए और उन्होंने कहा कि सर पता नहीं क्या हो गया, मैं तो आंसर ठीक ही लगा रहा था मेरी तरफ से, लेकिन जब मैं आया तो मेरे नंबर 550 भी नहीं आ रहे। तो एक ये प्रेशर आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल डे होता है ना बच्चे, वो कैसा होगा और किस एनर्जी लेवल का होगा ये डिपेंड आप पे करता है। आपका पेपर आपको देना, मैंने नहीं देना, पहले तो ये क्लियर करो। मैं समझा सकता हूँ, पेपर देने आपको जाना है, तो आपको प्रेशर उस वाले नेगेटिव में नहीं रहना, पॉजिटिव प्रेशर में रहना है कि हाँ मुझे करके दिखाना है इस बार, है ना। अब इसमें बात आई कि भाई करना क्या चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। करना कुछ भी नहीं है, जैसा इंसाफ सर ने आपको पहले क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि आपके डायरी है, उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं। डायरी अगर आपके पास नहीं है, बहुत सारे बच्चे तो मतलब लिख लिख के उसको भर देते हैं पहले से ही, तो अगर नहीं है तो एक वाइट पेज पे आप अपने सारे चैप्टर्स के नाम लिख लीजिए। आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपने इजी मीडियम टफ का जो डिसाइड किया है ना कि मैं सबसे पहले इजी करूंगा और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो उनका आप टाइम डिसाइड करिए कि मेरे को इस चैप्टर को कवर करने में या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन है मेरे पास, जिसमें मैं फंजाई की बात करता हूं, मैं प्रोटोजोआ की बात करता हूं, प्रोटिस्टा की बात करता हूं, और वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, इन सब की बात करता हूं, मैं लाइकेंस तक जाता हूं। इस वाले पोर्शन को जब मैंने पढ़ने के लिए सोचा तो मैंने कहा कि यार छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन टाइम टेकिंग है, तो मुझे कम से कम इस चैप्टर को कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। मैंने उस चैप्टर के सामने 2 घंटे लिख लिया, जिसमें से 40 मिनट मैंने थ्योरी का लिखा है और 1 घंटे 20 मिनट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। यूं करते करते आपने हर चैप्टर के सामने उसका टाइम लिख लिया, किसी का 1 घंटा, किसी का 2 घंटे, किसी का 1.5 घंटा, किसी का 40 मिनट। अब इस पे करना क्या है, जब आपने ये किया तो आप 15 दिन का टारगेट रखिए, 15 डेज का, कि मुझे 15 डेज तक 1.5 घंटा रोज बायोलॉजी को देना है। आप 1 घंटा दीजिए, आप 1.5 घंटा दीजिए, डिपेंड करता है कि आप अपना करंट पोर्शन कवर करने के बाद बैक पोर्शन के पास आपका कितना टाइम बचता है। उस बैक पोर्शन में से भी आपको डिवाइड करना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट टच करने हैं। सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, वीक में डिसाइड कर लेता है कि सोमवार को तो मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगा, मंगलवार को तो मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, बुधवार को तो मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा,
है ना, जो कि उसके लिए गलत तरीका है। आप तीनों सब्जेक्ट रोज टच करिए, चाहे आप टाइम डिवाइडेशन उस तरीके से कर लिए कि आपने 4 घंटे का टाइम निकाला तो आप 2 घंटे, पौने 2 घंटे, 1.5 घंटा फिजिक्स को दीजिए, 1.5 घंटा केमिस्ट्री को दीजिए, आप 40 से 50 मिनट, 1 घंटा बायोलॉजी को दीजिए। टाइम निकालिए, तीनों सब्जेक्ट को दीजिए। अब आप क्या 15 दिन का टारगेट रखिए। बायोलॉजी को मैं मान के चलता हूं कि मैंने बायोलॉजी को आज अपने बैक पोर्शन के चैप्टर के लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया, इंटू 15 कर लीजिए आप, तो आपके पास 22.5 घंटे बनते हैं, 22.5 आवर आपके पास बनता है। आप उन चैप्टर्स में से देख लीजिए जो आपने 38 चैप्टर अपने सामने लिखे हैं और उनके सामने टाइम लगाया, तो आप देखिए कि 22 घंटे में इन 15 दिनों में मैं कितने चैप्टर कवर कर सकता हूं। और वो टारगेट रखिए कि इन 15 दिनों के अंदर ये चैप्टर खत्म ही होने चाहिए। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि बायोलॉजी के अंदर 22 घंटों के अंदर, 22 घंटों में बच्चा 10 से 15 चैप्टर कवर कर देगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर तो ऐसे हैं जिनको टाइम उसको कम देना होता है और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको टाइम उसको ज्यादा देना होता है। अब अगर आप 15 दिन में बच्चे 15 दिन के अंदर अगर आपने 15 चैप्टर, 12 चैप्टर, 11 चैप्टर, 10 चैप्टर आपने कवर कर दिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 15 डेज के बाद तो यूं ही बूस्टअप हो जाएगा कि यार ये तो खींच दिया, कितना तो बचा है। अगले 15 दिन का टारगेट रखिए नेक्स्ट पोर्शन के लिए, पूरा सिलेबस कवर होते ही फिर से ये राउंड घुमा दीजिए। नीट का एग्जाम आते आते आप एक ही चैप्टर को 4 से 5 बार पढ़ देंगे, लेकिन आपको जो श्योर किया ना आपने कि मुझे ये करना है, वो फिर करना ही है। बच्चा क्या करता है कि जैसे आज मैं वीडियो देखेगा या मुझसे बात करेगा, इंसाफ सर से बात करेगा, किसी से भी उसने अपने किसी भी चहेते सर से बात करी, बूस्टअप होकर जाता है कि आज तो मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटा में, हाँ 6 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटा में मस्ती करूंगा। वो बात 1 हफ्ते बाद उल्टी हो जाती है, 1 घंटा पढ़ रहा होता है, 6 घंटे मस्ती कर रहा होता है। वो कंसिस्टेंसी के साथ उसको रहना होगा कि आप प्लानिंग करिए, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बायोलॉजी में मतलब अपने नीट की बात कर लें, बायोलॉजी की बात कर लें, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पेपर इतना टफ नहीं आता। कंपटीशन अमाउंट में ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। पेपर कितना टफ है, 720 में 720 आ रहे हैं, इतना टफ है पेपर, आप ये सोच के देखो। तो पेपर टफ नहीं आता, कंपटीशन टफ है। और कंपटीशन में निकलेगा कौन भीड़ में से? जो स्मार्ट स्टडी करेगा। और स्मार्ट स्टडी कौन करेगा? जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी। और प्लानिंग कौन कर पाएगा? जिसने अपने टाइम को मैनेज कर लिया। बच्चा उल्टा चलता है, उसको मैनेज टाइम करना था, वो मैनेज अपनी पढ़ाई करके चलता है कि यार आज तो ये मेरा कम रह गया था, चलो आज तो मैं फिजिक्स ज्यादा करूंगा। कल सोच रहा होता है कि यार मैंने कल फिजिक्स ज्यादा कर दी थी, आज मैं केमिस्ट्री ज्यादा करूंगा। अब तीसरे दिन सोच रहा है कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ज्यादा कर ली, बायोलॉजी कम हुई है, अब मैं तीसरे दिन बायोलॉजी ज्यादा करूंगा। तो ज्यादा कम के हेर फेर में मत जाइए आप। फिजिक्स टफ रहेगी नीट के स्टूडेंट के लिए, उसको हमेशा 4 घंटे में से 2 घंटे फिजिक्स को देने ही पड़ेंगे और ये जरूरी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से बायोलॉजी कंपैरेटिवली आसान सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। इस बात से इंसाफ सर भी रिलेट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सब्जेक्ट इजी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कोरिंग नहीं है। स्कोरिंग है तीनों में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए इसको प्रॉपर टाइम दीजिए, प्लानिंग करिए, 15 डेज का टारगेट लेके चलिए। आप 1 महीने में बच्चे पूरे बायोलॉजी का जितना सिलेबस आपका पहले हो चुका है वो सारा ही कवर कर देंगे, आप पूरा ही कवर कर देंगे। और जो करंट आपका चल रहा है उसको शानदार तरीके से करिए। इसके अलावा कुछ और करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, डायग्राम, टेबल्स, डाटा, ईयर्स जो दिए होते हैं वो, या नंबर्स, साइंटिस्ट के नेम, ये सब चीजें आपको केवल एनसीईआरटी से करनी है, वो किसी बाहर की किताब से नहीं आएंगे। क्योंकि पेपर जब सेट होगा ना तो एग्जामिनर को पता है कि मुझे ऐसा डायग्राम देना है, मुझे ऐसा एग्जाम्पल देना है, मुझे ऐसा डाटा देना है जो मेरे पास यहां ऑथेंटिक सोर्स में हो। और 11th और 12th क्लास के बच्चे के लिए ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं है, उसने रेफरेंस बुक इतनी नहीं पढ़ी है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी जितनी भी चीजें जैसे कॉन्सेप्चुअल चीज होती है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर आपने तो एनसीईआरटी पढ़ा दी लेकिन पिछले साल मैंने फलानी जगह से ये पढ़ा था, मेरे पास तो कॉपी भरी पड़ी है, मैं इसका क्या करूं? मैं कहता हूं भाई तू अगर वो तेरे को याद है ना तो उसको भी पढ़, जो चीज तेरे को अच्छी लगती है तो उसको ग्रैप्स कर ले। तो थ्योरी पे मत जा, तू जा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ये बात ध्यान रख, थ्योरी कहीं से भी कर लो, हर जगह सेम है, बस सीक्वेंस बदली होगी। ये सिंपल सी चीज है। किसी ने एनसीईआरटी को सीक्वेंस को फॉलो किया है, किसी ने अपनी सीक्वेंस को फॉलो किया है, पढ़ाया सब नहीं एक जैसा है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं। बस होता क्या है कि एक लाइन को समझाने के लिए कई बार होता है कि वो 3 लाइनें एक्स्ट्रा आपको बता देते हैं, तो आपको लगता है सर ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई मेरे लिए। एक्स्ट्रा नहीं हो गई, आपको ये देखना है कि आपके लिए काम का कितना है, एनसीईआरटी में कितना दिया गया उसको कवर करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। सिंपल काम ही करना है आपको। आप और हेर फेर में मत पड़िए, सिंपल रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, प्लानिंग के साथ चलिए। सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता बच्चे आपका, इसका आप ध्यान रखिए। तो बच्चों, आज का जो वीडियो बनाने का हमारा जो उद्देश्य है, वो मकसद है, वो यही है कि हमारे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं
वो इस प्रिपरेशन को बूस्टअप करें और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड फील करें, ताकि वो नीट जैसे एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाए। वैसे तो आज हमने उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात की है जो अक्सर बच्चे फेस करते हैं, लेकिन बच्चों हो सकता है कि कोई ऐसी बात रह गई हो जो कि हम लोग अपने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए। तो आप अपने, जरूरी नहीं है कि जगदीप सर, इंसाफ सर मिलेंगे तो उन्हीं से बात करें, आप जिस भी टीचर को आप अपना मानते हैं, अपना फील करते हैं, उससे बात करें, ताकि आपको यहाँ अनअकैडमी में जो भी टीचर्स आपके साथ हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो आपकी हर प्रॉब्लम को सुनेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, बाकी की चीज़ें जो अंत में बोलने वाली है वो आकाश जी बोलेंगे। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन द वीडियो, क्योंकि हम यार ये वीडियो ना काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहे थे, बट ड्यू टू द बिजी स्केड्यूल ऑफ बोथ दीज अमेजिंग पीपल हम वो वीडियो थोड़ा सा डिले करके लेकर के आ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि इसमें कोई भी सवाल जो है आपके दोस्त का या आपके रिलेटिव्स का, किसी का भी प्रॉब्लम है, तो उनके साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर थोड़ा ज़्यादा और पसंद आया है तो इसको फटाफट से लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई वीडियो को पसंद करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।